आज के मुआशरे में नौजवानों का रोल व तालीम की अहमियत पर एक कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम मुस्ताफा विधानसभा के बुरजपुरी में रखा गया, जहां नौजवानों और उनके मां बाप को समझाया गया। दिल्ली से शमशाद मसूद की ये रिपोर्ट। सिर्फ 10वीं के एजुकेशन के बाद मैं ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 10वीं के एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ नर्सिंग होम प्राइवेट आज बड़े बड़े हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, वहाँ पे हॉस्पिटलिटी का कोर्स होता है जो 6 महीने का कोर्स होता है। जब तक GDA जिसे बोलते हैं, वो अगर बच्चा नर्सिंग के बाद उसमें कोर्स करने जाता है तो उसे कोर्स के दौरान 14-15 हजार रुपए मंथली मिलते हैं। और कोर्स पूरा करने के बाद यदि मान लीजिए 1.25 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, तो उसके बाद उसको जॉब मिलती है। आगे देखिए कि अगर एक बच्चा आज के टाइम में जनरली अगर किसी जॉब मिल जाता है तो 8-10 हजार रुपये जॉब करता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा कोर्स कर रहा है, बाकायदा मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ रहा है और उसको मिनिमम जो है 14-15 हजार रुपये कोर्स के दौरान मिल रहा है। उसके बाद उसको जॉब प्लेसमेंट मिल रही है। लेकिन क्या चीज है, लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है कि वहां पर कैसे किस तरह से होगा। मैडम ने लैंग्वेज के बारे में बातें रखी। 10वीं 12वीं क्लास के बाद 1 साल का कोर्स होता है, किसी भी भाषा जर्मनी के अंदर किया जा सकता है, जापानीज के अंदर किया जा सकता है, इटालियन के अंदर किया जा सकता है, जिसकी मिनिमम सैलरी 2 लाख रुपए होती है 1 साल कोर्स के बाद। और आपको ये पता होना चाहिए कोर्स की जो कॉस्टिंग होती है वो अपॉइंटमेंट से पहले जो इंडस्ट्री है यानी जो कंपनी है बाहर बैठी हुई, वो कंपनी उसका पैसा उठाती है, हॉस्टल फैसिलिटीज देगी, तभी मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन करने के बाद ही वो 13-14-15 हजार रुपए ही कमा रहे हैं। तो बाल रक्षा भारत से जुड़िए और जो भी बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन में फंसे हुए हैं उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और इसका हमारा पहला स्टेप यही है कि कैरियर काउंसलिंग, बच्चा पहले किस फील्ड में आना चाहता है उसी के हिसाब से हम उनको कोर्स कराएंगे। थैंक यू। वो इसीलिए तो हो निकले हैं, मैड अकेडमी जो है इसीलिए निकली है कि ये जो मुस्लिम एरिया में ये इस तरह के कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो हम उसी की तैयारी में निकले हुए हैं कि हम सब मिल करके नौजवान को एक आगाह करेंगे और चेतावनी भी देंगे और उनको जागरूक भी करेंगे और पढ़ाएंगे भी। तो इसीलिए निकले हैं कि भाई धीरे धीरे जो है, मुझे उम्मीद है निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी हमें। मेरे के अलावा भी यहाँ के जो समाज है और हम जो यहाँ के इमाम साहब हैं, जो यहाँ के मौलाना हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी हमें कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है हमें। तो नहीं लगता कि आपको जिस तरह से मुस्लिम एरियो में जो है होटल खुले लगातार चाय की दुकानें खुल रही हैं, सिगरेट बिट की दुकानें खुल रही हैं, जबकि लाइब्रेरी वहाँ नहीं है, वहाँ किताबों की दुकानें नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, तो क्या इस तरह कम्युनिकेशन नहीं बनाया जाए कि वो लाइब्रेरी हो, किताबों की दुकानें हों, कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हों, क्या इस तरह कम्युनिकेशन नहीं बनना चाहिए? उसी के लिए तो जो है निकले हुए हैं कि जगह जगह ये खुल रहा है, बार बार यहाँ पे बिगाड़ पैदा हो रहा है। जो इस तरह के जो होटल खुल रहे हैं चाय के, तो रात को युवा बेकार किए जा रहे हैं। तो अगर इसके पीछे है कौन, उसी को देखने के लिए एक हमारा जो मैड अकेडमी है और भी ट्रस्ट है, हमारा एक मेजर पार्टी ट्रस्ट है, वो भी निकला हुआ है। CPM पार्टी की तरफ से हमने DCP में कंप्लेंट भी लगाई है इसकी। ऐसी बात नहीं है कि काम कर रहे हैं इस पर, तो उन संगठनों को सबको निकल के जो एकेडमी है, जो भी संगठनों को बाहर आना पड़ेगा, तो इन पर बात करनी पड़ेगी। पुलिस भी बात करेंगे और ऐसी बात नहीं है, पुलिस भी हमारी मदद करेगी वहाँ पर, लेकिन लोग आएंगे तब। नहीं, दिल्ली पुलिस बिल्कुल बरकरार रहेगा और इंशाअल्लाह, क्योंकि इंफॉर्मेशन सही से पहुंच नहीं पाई, बेकार बदलनी पड़ी किसी वजह से, लेकिन मैं तो चला था जानिब मछली मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक कारवा बनेगा मुस्तफाबाद में और यहाँ के नौजवान बच्चे सोचेंगे कि तालीम की अहमियत को समझेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और एक तालीम का गहरावा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बनेगा। जिस तरह देखा जाए, जो मुस्लिम संस्थान होते हैं, जो मुस्लिम मूवमेंट चलते हैं, खासकर मुस्लिम इलाकों में जो चलते हैं, वो कुछ दिनों चलते हैं, बाद में दम तोड़ जाते हैं, बड़े हौसले के साथ चलते हैं। तो क्या इसके पीछे भी आप आकर इसका दम तोड़ेंगे या इसी हौसले के साथ उन गलियों में भी जाएंगे जहां लोग जाने सोचने से कतराते हैं?
लेकिन इंशाअल्लाह हम दम नहीं तोड़ने वाले। हम पिछले 20 सालों से सतत प्रोग्राम ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में फुल फ्लैश काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मुस्तफ़ाबाद आने का हमें पहली बार मौका मिला। हम जाफराबाद, ओखला, गाँव के कई इलाकों में काम कर चुके हैं और हम कई PIL भी लड़ चुके हैं, कई लोगों को सरकारी अफसरों को जेल भी करा चुके हैं हमारी संस्था में, और बहुत लंबा प्रोफाइल है, बहुत कम वक्त में आपको बता नहीं सकते। लेकिन यह है कि हमारा हम सतत प्रयास करते हैं और हमें पता है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, सरकारी मशीनरी भी कुछ रास्ते में रोड जाती है, कुछ लोगों हमारे गाँव के लोगों को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कन्वेंस होंगे लोग आने वाले वक्त में जरूर कन्वेंस होंगे। हम पूरी उम्मीद के साथ इन कार्यक्रमों को आगे चलेंगे। एक और सवाल जो मैं आज का जो यूथ है ना, वो भागम भाग, उसको पैशन और गाइडेंस भी नहीं। तो ये जो हमने प्रोग्राम रखा था कैरियर गाइडेंस के लिए रखा था, ताकि उन बच्चों को सही गाइडेंस मिले और उनके 2-2, 3-3 साल जो वो वेस्ट कर रहे हैं, इधर कोर्सेज वगैरह करते हैं, वो ना हो पाए और एक फील्ड को चुनकर एक ही फील्ड में जाए, ताकि उनको जो अपना एक्सपीरियंस रहेगा उसके दिमाग में वो अच्छी रहेगी। देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनके जो माँ बाप हैं वो उनको गाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो है इधर उधर चले जाते हैं, दोस्तों की सलाह मान लेते हैं तो उन लोगों की सलाह मान लेते, इससे जो कैरियर भटक जाते हैं। तो क्या इसमें जो आपको इस कैरियर काउंसिलिंग में आप उनके माँ बाप की गाइडेंस कराएंगे? जी बिल्कुल, माँ बाप की तो पहले काउंसलिंग होती है कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरीके से गाइडेंस करें, क्योंकि उन्हें वैसे मालूम ही नहीं होता है। तो हम जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं इसी वजह से चला रहे हैं कि बच्चे को गाइडेंस मिले, पेरेंट्स को भी पता हो कि ये जो NGOs है, ब्लड फाउंडेशन है या बाल रक्षा भारत है या कोई भी NGO वो किस तरीके से बच्चे के साथ में काम करे। तो इसके लिए हम लोग एक पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग होती है। क्या आप इसके लिए अवेयरनेस के लिए स्कूल जा रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, उनमें भी आप इस तरह कार्यक्रम चलाते हैं? जी सर, हमारा पूरा डेली में रहता है। जैसे कि बाल रक्षा भारत में मैं काम करती हूँ, इंटरनेशनल NGO है, और पूरा जो हमारा जो प्रोजेक्ट है यूथ पर ही है। यूथ पर ही जो यूथ सर्टिफिकेशन करते हैं, उसको स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करा के, जो डिस्टेंस वाले बच्चे हैं वो अपना कोर्स करके अपना प्लेसमेंट दें, ताकि उनका अर्निंग ऑफ सोर्स भी बने और वो जो इधर उधर चौराहों पर बैठे रहते हैं उनका वो टाइम खराब हो। ताकि बच्चों का सही रास्ता दिखा जाए, गाइडेंस अच्छे से मिले, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं हाई स्कूल कर लेते हैं और बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या इंटर कर लिए छोड़ दिए, क्योंकि उनका विज़न जो रहता है क्लियर नहीं रहता कि मुझे आगे कहाँ पे जाना है। तो हमारा जो मेन मकसद था कैरियर काउंसलिंग के लिए था कि बच्चे आएंगे और उनसे हम कैरियर काउंसलिंग करेंगे। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा था वो लेडीज़ पे फोकस था मेरा पर्सनली, क्योंकि जब घर पे लेडीज़ एक्टिव होती हैं और वो अपने बच्चों पे ध्यान देती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो बदलता है। अभी आपने एक कंप्लेंट दिया, उसमें लिखा कि ओपन से 10वीं के बच्चों का एग्जाम फॉर्म फ्री में भर रहे हैं। जी, ओपन से जैसे बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, अगर ऑनलाइन भरते हैं तो साइबर के उससे कैफे से भरते हैं, तो वहाँ पे उनका 2000, 3000, कई बार 5-5 हज़ार भी ले लेते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो वहाँ पे वेस्ट करें, तो इसीलिए हम NGO के तरफ से, फाउंडेशन के तरफ से उसका सारा खर्चा हम निकाल रहे हैं और सिर्फ 1000 पर मंथ हम उनका फीस लेंगे। वो फीस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम उनको क्लास देंगे, रेगुलर क्लास देंगे, क्योंकि ओपन से जो बच्चे फॉर्म भरते हैं तो वो स्कूल तो जाते नहीं हैं और ना तो वो कोई जो कोचिंग सेंटर भी नहीं ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फार्म भर के भूल जाते हैं। जब एग्ज़ाम का डेट आता है तो उनको पता चलता है कि मुझे पढ़ाई करना है और वो फेल हो जाते हैं। तो हम इसीलिए वहाँ पे ट्यूशन का भी अपने उस पर फाउंडेशन पे जो है कि उनको हम क्लास देंगे और 85% अटेंडेंस जरूरी है। इस तरह कार्यक्रम होते हैं तो जो इलाकाई स्कूल होते हैं जहाँ 10वीं और 8वीं के बच्चे पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पहले अवेयरनेस की जाती है, वहाँ से बच्चे कार्यक्रमों में आते हैं। तो क्या आपकी संस्थान है वो उन जगह जाने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए अभी हम दोबारा से अपडेटेड होकर आए हैं। पहले हमारा ये मैड अकेडमी चल रहा था तो दोबारा अपडेट हुआ है, तो 4 मंथ का कुछ टाइमिंग लग गया हमें, तो उसी वजह से हमारा प्रोसेस कम्प्लीटली नहीं हो पाया। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया निसार भाई की वजह से।
उन्होंने कहा कि वो इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो हमने अभी स्कूलों से कांटेक्ट नहीं किया, बट हाँ डेफिनेटली हम आगे करेंगे। ये टाइमिंग एग्ज़ाम का है तो अभी हम कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम स्कूल से कोलैबोरेशन करेंगे। नहीं, देखा जाता है कि जिस तरह से ब्रजपुर इलाका है, मुस्ताबाद इलाका है, ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं, छोटे छोटे इलाकों में, गली मोहल्ले में छोटी छोटी संस्थाएं जो अपनी कमांड रखती है अपने इलाके में, तो क्या ये संस्था उन एनजीओ को भी, जो संस्थान है छोटे छोटे, उनके साथ भी कनेक्टेड होने वाली है? जी जी बिल्कुल कनेक्टेड होगी। आगे चल के हम सारी स्कीम्स को मौका दे रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि आप हमारे सेंटर्स पे आइए, जुड़िए, हम यहाँ पे सारी स्कीमों को चलाएंगे। बस ये है कि ऑर्गेनाइज बाय मैड है, क्योंकि मैड इसको ये चाहता है कि वो एजुकेशन पे काम करे, तो मेन हमारा जो राइट है, जो हम सोच के चल रहे हैं, वो हमारा एजुकेशन ही है। थैंक यू।